हाँ जी। तो आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और उसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बेस है हमारी पूरी अकाउंटिंग का। ठीक है, कह सकते हैं ये गुरु मंत्र है। अगर ये गुरु मंत्र आपको अच्छे से आता है तो यू विल बी परफेक्ट इन अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। आगे जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो इसी के बेसिस पे पूरी अकाउंटिंग होगी, 11th में, 12th में, आगे ग्रेजुएशन लेवल पर, सब जगह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाला चैप्टर। ठीक है, हाँ जी। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, अकाउंटिंग में इसका मतलब क्या है, इसका रोल क्या है। देखिए, डेबिट और क्रेडिट दो इवेंट्स को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन क्या है। समटाइम्स लाइक एक सिचुएशन लेता हूं, सिचुएशन 1, डेबिट का कहना होता है कि कोई चीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है कोई चीज, लेकिन वही डेबिट जब सिचुएशन 2 में आ जाता है तो वो क्या कहता है, डिक्रीज। ठीक है, वैल्यू इज डिक्रीजिंग। सेम इज इन केस ऑफ क्रेडिट। सिचुएशन 1 में अगर क्रेडिट कहता है कि डिक्रीज हो रहा है, कोई चीज कम हो रही है, तो सिचुएशन 2 में वो क्या कहेगा, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो दीज आर दी टू इवेंट्स, कह सकते हैं दो ऐसी साइट्स हैं जो बताती हैं किसी चीज का बढ़ना या फिर किसी चीज का घटना। दैट्स इट। ठीक है, अब कई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, सर डेबिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, डेबिट का अगर हम अकाउंटिंग के अंदर मतलब समझें, ठीक है, तो यहां पर डेबिट मे बी इंक्रीज और इट मे बी डिक्रीज। ये डिपेंड करता है कि हम किस टर्म्स में डेबिट वर्ड को यूज करना चाहते हैं। ठीक है, किसके लिए डेबिट वर्ड को यूज करना चाहते हैं। ठीक है, अब क्रेडिट का मतलब क्या होता है, सेम वे। क्रेडिट का मतलब किसी किसी जगह पर इंक्रीज होता है और किसी किसी जगह पर डिक्रीज होता है। इसी को समझने के लिए आज की हमारी क्लास है कि व्हेन डेबिट मींस इंक्रीज, व्हेन डेबिट मींस डिक्रीज, और क्रेडिट के केस में हम इंक्रीज और डिक्रीज कब होता है, ये मतलब कब इन क्रेडिट को हम इंक्रीज कहते हैं और कब क्रेडिट को हम डिक्रीज कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसको समझने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। देयर आर टू अप्रोचेस फॉर अंडरस्टैंडिंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, पहली अप्रोच जो है जिसका नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, जो बहुत समय से बहुत पुराने रूल्स यूज करते हुए आ रहे हैं हम। ठीक है, एंड सेकेंड टेक्निक इज मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है ना, ये आपकी तरह मॉडर्न है। तो ये आपकी तरह मॉडर्न है, तो पहले हम इसी को समझने वाले हैं। ठीक है, मॉडर्न भी है और इजी भी है। ठीक है, अब देखिए मॉडर्न अप्रोच जो है वो क्या कहती है। मॉडर्न अप्रोच ने क्या कहा, कहते हैं डेबिट और क्रेडिट को समझने के लिए आपने पहली ये चीज समझनी है कि हमारे बिजनेस के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं, ठीक है, उनको हमने 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब ये 5 कैटेगरीज का मतलब क्या है और आइटम्स का मतलब क्या है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके घर के अंदर एसी है, फ्रिज है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, तो इसकी अगर आपको एक कैटेगरी बनानी है तो कौन सी कैटेगरी बना दोगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, है ना। कुर्सी है, टेबल है, ट्रॉली है, अलमीरा है, तो उसकी आप कौन सी कैटेगरी बना दोगे, फर्नीचर। फर्नीचर। आप लोगों को घर के अंदर तो इसकी कौन सी कैटेगरी होगी, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, गाड़ी है, बाइक है, स्कूटर है, साइकिल है, ये किस में आ गए, व्हीकल्स के अंदर आ व्हीकल। गए, है ना। तो ऐसे ही हमने क्या करा, बहुत सारी आइटम्स की कैटेगरीज बना दी, और वो कैटेगरीज कितनी है, 5 कैटेगरीज है। ठीक है, और ये रही वो 5 कैटेगरीज। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है जिसको मैंने नाम दिया एसेट्स, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी जो है जिसको हमने नाम दिया दैट इज एक्सपेंसेस।
कुछ चीजों को हमने एक्सपेंस का नाम दिया, एक्सपेंस की एक कैटेगरी बना दी। तीसरी दैट इज कैपिटल, चौथी दैट इज लाइबिलिटी, एंड पांचवी दैट इज रेवेन्यू, और इसको हम इनकम्स या गेन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कैटेगरीज बन गई। सो दीज आर दी 5 कैटेगरीज, एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। ठीक है, अब आप देखेंगे मैंने एसेट्स और एक्सपेंस को लेफ्ट साइड पे लिखा है और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू को राइट साइड पे लिखा है। क्या ये एक दूसरे के ऑपोजिट है? नहीं, लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में जो इनके ऊपर अकाउंटिंग रूल्स लगते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट रहते हैं। तभी तो हमारी डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल रहेंगी। ठीक है, और ये कौन कहता है? ये हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कहता है। समझ गए ना आप? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या कहता है? हमने ट्रांजेक्शन्स को इस तरीके से रिकॉर्ड करना है कि हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड्स बैलेंस रहें, इक्वल रहें, और हमारे रूल्स कुछ इस तरीके से बनाए गए कि ये दोनों साइड्स हमेशा इक्वल रहने वाली हैं। ठीक है, अब वो रूल्स कहते ही हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहली चीज, ये लेफ्ट साइड जो होती है किसको इंडिकेट करती है? डेबिट को, और राइट साइड किसको इंडिकेट करती है? क्रेडिट को। ऐसा क्यों? ये दो ही साइड्स क्यों हैं? मैंने कहा था ये दो साइड्स, ये दो इवेंट्स हैं। ठीक है, ये इवेंट्स कौन कौन से? इंक्रीज और डिक्रीज। दो इवेंट्स है, बढ़ना या कम होना, तो साइड्स भी कितनी है? दो साइड्स हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, जब डेबिट का मतलब इंक्रीज होता है उस समय पर क्रेडिट का मतलब डिक्रीज होता है, और जब क्रेडिट का मतलब इंक्रीज होता है तो उस समय पर डेबिट का मतलब क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, समझ आई आपको ये बात? तो आपने यही बात बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक है, और जो हम पार्ट अभी करने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं गुरु मंत्र। ठीक है, तो ये हमारा गुरु मंत्र है और बहुत अच्छे से समझना है। गुरु मंत्र मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, और अगर आपको ये एक बार अच्छे से समझ आ गया उसके बाद सारी चीजें आपके लिए आसान है। अब देखिए मेरे साथ साथ। हाँ जी, तो देखिए ये पांचों जो साइट्स हैं, इस पर पांचों जो आइटम्स हैं, ठीक है, पांचों जो कैटेगरीज हैं, मैंने इनमें भी क्या कर दिया? दो दो साइड्स बना दी सबकी। ये रही इसकी लेफ्ट साइड। ठीक है, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। अब इसकी लेफ्ट साइड को मैंने क्या नाम दिया? डेबिट, और राइट साइड को मैंने क्या नाम दिया? क्रेडिट। ठीक है, सबके लिए बिल्कुल सिमिलर, लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। यहां पर भी सेम, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। ठीक है, सब जगह हम ऐसे करके डेबिट और क्रेडिट को लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि कौन सी आइटम, कोई भी आइटम है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। जैसे अगर मैं बात करूं, कार हो गया, स्टॉक हो गया, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गया, तो वो किसके अंदर आता है? एसेट्स। कैश हो गया, बैंक हो गया, ये सब एसेट्स में आता है। सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, परचेज हो गया, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया, लॉसेस हो गए, वो सारे एक्सपेंस की कैटेगरी में आते हैं। कैपिटल, ठीक है, जो भी बिजनेस के अंदर ऑनर पैसा लगाता है वो कैपिटल की कैटेगरी में आता है। अगर वो निकालता भी है तो वो भी कैपिटल की कैटेगरी में आता है, मतलब ड्राइंग्स भी करता है तो भी वो कैपिटल की कैटेगरी में आता है। लाइबिलिटीज, अगर मैंने कोई भी किसी का पैसा देना है, लाइक क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग मेरे कोई बिल्स हैं, आउटस्टैंडिंग मैंने कोई सैलरी पे करनी है, कोई टैक्स पे करना है, वो सारा मेरा लाइबिलिटी के अंदर आ गया। मेरा कोई लोन है वो भी लाइबिलिटी के अंदर आ गया जो मैंने लिया हुआ है। रेवेन्यू, किसी भी तरह की अर्निंग्स है, जैसे मैं गुड्स बेच रहा हूँ, मुझे कमीशंस मिल रही है, मुझे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, मुझे इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, मुझे किसी शेयर्स कोई फायदा हो गया, कोई चीज मैंने बेची, कोई गाड़ी बेची, कोई एसेट बेची, उसमें मुझे प्रॉफिट हो गया, तो मेरा रेवेन्यू या इनकम की कैटेगरी में आ जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या होता है? रिकॉग्नाइज करना कि जो आइटम्स के बारे में आप बात कर रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है। वंस यू हैव रिकॉग्नाइज कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है, उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने रूल्स लगाने हैं। और रूल्स क्या कहते हैं? देखिए, मैंने कहा था दो ही तरह के इवेंट्स होते हैं इस दुनिया के अंदर, है ना, अकाउंटिंग फील्ड में, अकाउंटिंग की दुनिया में। फर्स्ट इज इंक्रीज एंड अनदर इज डिक्रीज। ठीक है, और इसलिए दो साइड्स हैं। वो कहता है एसेट्स अगर बढ़ती है, एसेट्स का अगर कोई इंक्रीज हो रहा है एसेट्स के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं डेबिट। वो डेबिट साइड पे लिखी जाती है। मतलब अगर मैं 1 लाख रुपए का स्टॉक लेकर आ गया, 10,000 रुपए की
मैंने कोई मशीन खरीद ली, ठीक है, या मेरे पास कैश आ गया, कैश बढ़ गया बिजनेस के अंदर, तो मेरी एसेट्स बढ़ रही हैं, तो उस केस में डेबिट साइड पर वो रिकॉर्ड करा जाएगा, ठीक है। और यही चीजें जब चली जाती हैं, कैश चला गया, जैसे मैंने किसी को कैश पे करा तो वो चला गया, ठीक है, कम हो गया, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करा जाएगा। क्लियर है? तो एसेट्स के लिए डेबिट मींस इंक्रीज और क्रेडिट मींस डिक्रीज। याद रहे, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट। आई रिपीट, एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट। आप भी एक बार रिपीट करो मेरे साथ साथ, एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट और कम होती है तो क्रेडिट। क्रेडिट, ठीक है। अब हम एक्सपेंस के ऊपर क्या रूल्स लगते हैं, जो खर्चे होते हैं, खर्चों के लिए भी सेम रूल्स होते हैं, क्योंकि ये सेम साइड पे है ना। एसेट्स और एक्सपेंस को मैंने लेफ्ट साइड पे दिखाया हुआ है, ठीक है। तो एसेट्स और एक्सपेंस में सेम रूल एप्लीकेबल है। एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ते हैं तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करे जाते हैं, और अगर उनमें कोई कमी होती है, वो कम करे जाते हैं, तो उनको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? तो एसेट्स और एक्सपेंस के लिए एक बार रूल आप रिपीट कर देंगे। एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट साइड पर, और कम होते हैं डेबिट तो क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट साइड। ठीक है। अब देखिए इसके ओपोजिट जो कितनी चीजें हैं, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। जब आपको एसेट्स और एक्सपेंस का रूल पता चल गया तो इसका ओपोजिट जो है इन तीनों पर एप्लीकेबल होगा। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू जब ये बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो इनको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं या इनको क्रेडिट करा जाता है, और जब ये डिक्रीज होंगे तो हम इनको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? सेम लायबिलिटी के लिए जब वो बढ़ेंगी तो उनको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और जब वो घटेगी तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सिमिलरली रेवेन्यू और इनकम्स के लिए इंक्रीज क्रेडिट होता है और डिक्रीज क्या होता है, डेबिट होता है, डेबिट ठीक है। तो फटाफट आपने लर्न करनी है ये चीज। एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ते हैं डेबिट, कम होते हैं क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू बढ़ते हैं तो क्रेडिट और कम होते हैं तो डेबिट। डेबिट मेरी सेल बढ़ रही है, क्रेडिट करोगे डेबिट, ये बताओ फटाफट। मेरी सेल बढ़ रही है, क्रेडिट क्रेडिट करेंगे, शाबाश। मेरा कैश कम हो रहा है, फटाफट बताइए। क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, शाबाश। मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं, मेरा बिजली का बिल आया, डेबिट डेबिट डेबिट। मैंने बिजनेस के अंदर 2 लाख डाले, कैपिटल बढ़ी, क्रेडिट क्रेडिट। क्रेडिट मैंने बिजनेस के लिए लोन लिया, डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ी। समझ आ गई आपको ये बात? सर ठीक है। तो ऐसी ही चीजें हम करने वाले हैं, और ये हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की मॉडर्न अप्रोच थी। कौन सी अप्रोच थी? मॉडर्न अप्रोच थी। अब इसी को यूज करते हुए हम क्या करने वाले, एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हम ट्रेडिशनल अप्रोच अभी नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट विल बी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। और आपको मजा आएगा ये समझने में और ये जानने में कि अब जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस थी, जो मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस समझाई थी, एक बार जरा रिपीट कर देना। कैसे स्टार्ट होती है हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस? IRC SRC, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, देन रिकॉर्डिंग, है ना। रिकॉर्डिंग। तो आज वो दिन आ गया जब आप रिकॉर्डिंग करोगे, ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखना शुरू करोगे। और ट्रांजेक्शन्स सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करी जाएगी पता है आपको? सबसे पहले जहां वो रिकॉर्ड करी जाती है उसको मैंने नाम लिया था, देखते हैं किसको याद है, कॉपी नंबर 1। देखते हैं किसको याद है, कॉपी नंबर 1 का हमने नाम क्या रखा था? जर्नल। जर्नल, ठीक है। तो आज हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सीखने वाले जर्नल के अंदर, ठीक है। हमारी कॉपी नंबर 1 कौन सी है? जर्नल, ठीक है। अब देखिए जर्नल के अंदर हम क्या करते हैं, जर्नल है क्या पहले उसके बारे में समझेंगे। जर्नल इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। ये हमारी प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है, ठीक है। प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं? जब हम ट्रांजैक्शन को पहली बार जहां रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट टाइम जहां पे एंट्री करी जाती है, ठीक है,
तो जिस बुक के अंदर वो एंट्री करी जाती है उसको हम प्रिंसिपल बुक्स मानते हैं। क्लियर है? तो जर्नल इज अ प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स in which all the transactions are primarily recorded। सबसे पहले ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करी जाती है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, जर्नल is a principal book of account in which all the transactions are primarily recorded। ठीक है? अब नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। कई जगह आपको ये पूरी बुक के अंदर काफी जगहों पर आपको ये वर्ड मिलेगा, जर्नलाइजिंग करो। व्हाट इज जर्नलाइजिंग? देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस in a book called journal, is called journalizing। जब आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो इस किताब के अंदर, इस कॉपी के अंदर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। समझ आ गई बात? तो आपकी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, लिखना जर्नल के अंदर, मतलब कॉपी के अंदर जब आप लिखोगे ना ट्रांजेक्शन को, उसी को हम जर्नलाइजिंग बोलते हैं। ठीक है? अब एक छोटी सी बात और आपने समझनी है, और वो बात क्या है, जर्नलाइजिंग is a dash process। जर्नलाइजिंग इज अ डैश प्रोसेस। जब भी आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो तो याद रहे डेट वाइज रिकॉर्ड करते हो। कैसे रिकॉर्ड करते हो? मेरे पीछे पीछे बोलो, कैसे रिकॉर्ड कर? डेट वाइज, है ना? तो डेट वाइज के लिए ही हमारा वर्ड आया क्रोनोलॉजिकल प्रोसेस। क्या? क्रोनोलॉजिकल प्रोसेस। तो क्रोनोलॉजिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? डेट वाइज। ठीक है? ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज रिकॉर्ड करना है। ठीक है? सीक्वेंस वाइज, फर्स्ट को क्या हुआ, सेकंड को क्या हुआ, थर्ड को क्या हुआ, फोर्थ को क्या हुआ। ब्लंडर नहीं कर देना, डेटा खराब नहीं करना, रिकॉर्ड खराब नहीं करना, सिस्टमैटिक होना चाहिए। ठीक है? याद रहे, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। हम अगर अकाउंटिंग सीखने की जरूरत ना पड़ती, अगर अपनी मर्जी चलती, तो रूल्स जहां आ गए वहां सिस्टम आ गया, तो हमने सिस्टम से सारा काम करना है। ठीक है? तो जर्नलाइजिंग इज अ क्रोनोलॉजिकल प्रोसेस। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, that is journal entry। what is journal entry? ठीक है? सिंपल सी बात, entry in journal is called journal entry। ठीक है? तो कई बार ये बहुत छोटे छोटे सिली टर्म्स हैं, जब आपसे कोई पूछ लेता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको लगता है आपके बेसिक्स वीक हैं, कई बार याद नहीं आता, बट आपको लिखा होना चाहिए। ठीक है? सो दैट यू कैन रिकॉल इट वेन एवर यू नीड। ठीक है? तो ये हमारे बेसिक्स हैं, ये पता होनी चाहिए आपको अच्छे से टर्म्स। हाँ जी। सो दिस इज फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जो कॉपी नंबर 1 है ना, उसका कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है। ठीक है? और इस फॉर्मेट के अंदर कितने कॉलम्स है, जरा मेरे साथ काउंट करो। 1 2 3 4 एंड 5। कितने कॉलम्स हो गए? यहाँ पे 5 कॉलम होते हैं जर्नल के अंदर, याद रहे। अब 5 कॉलम्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले इनकी हेडिंग्स, यहां पर आती है डेट, ट्रांजेक्शन की डेट, कोई भी ट्रांजेक्शन कब हो रही है। दूसरा कॉलम दैट इज पर्टिकुलर्स, यहां पे आती है आपकी जर्नल एंट्री। क्या आती है? जर्नल एंट्री। आपने किस तरीके से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है वो यहां पर आता है। कुछ लोग पर्टिकुलर्स की जगह ट्रांजेक्शंस वर्ड भी यूज करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? थर्ड कॉलम जो है वो होता है LF। ठीक है? थर्ड कॉलम क्या है हमारा? LF होता है। अब देखिए, अब ये LF यहां पे मैं लिखवा रहा हूं, ये LF की फुल फॉर्म क्या होती है? LF की फुल फॉर्म होती है लेजर फोलियो। बेसिकली फोलियो मींस पेज नंबर, फोलियो मींस पेज नंबर। ठीक है? लेजर मींस द नेक्स्ट स्टेज और आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। जब हम समराइज करते हैं ना ट्रांजेक्शन को, तो वो जो समराइज करने का स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं लेजर। वहां पे हम ट्रांजेक्शंस की जो हमें इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना, वो हमें वहां से मिलती है। ठीक है? तो वहां पर हम लिख देते हैं कि भाई वहां पर अगर कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, या फिर यहां पर जो हम एंट्री कर रहे हैं वो लेजर के अंदर कहां आ रही है, कौन से पेज पे आ रही है।
ठीक है, पहले जमाने में क्या होता था, लोग मैनुअल अकाउंटिंग करते थे, तो मोटे मोटे रजिस्टर भर जाते थे। समझ आ रही है आपको बात? जब पहले जमाने में ट्रांजेक्शन्स के मोटे मोटे रजिस्टर भर जाते थे, तो जहां तो हमने सारी एंट्रियां रिकॉर्ड कर ली, जितनी ट्रांजेक्शन थी रिकॉर्ड कर ली, लेकिन जब हमने उसकी समरी बनाई, तो किस पेज पे उसकी समरी बनी हुई है ये हमें ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था। तो उसके लिए हम यहां लिख देते थे कि भाई देखो इस पेज पे, वैसे अब ये कॉलम खाली रहता है, ठीक है, तो इस कॉलम के अंदर लिख देते थे पेज नंबर 2 पे जी आप इस ये जो आइटम है ना इसकी समरी इस पेज नंबर 2 पे मिलेगी लेजर के अंदर। लेजर हमारी कॉपी नंबर 2 है, अभी हम कॉपी नंबर 1 कर रहे हैं। समझ आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, मैंने आपको होमवर्क दिया भाई अकाउंट्स की पूरी बुक आपने सॉल्व करनी है, ठीक है, आपने रजिस्टर के अंदर वो पूरी बुक सॉल्व कर ली। ओके, अब क्या हुआ, मैंने कहा मैं आपकी क्वेरीज लूंगा, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, जहां पर आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं वहां पे बुक का पेज नंबर डाल दोगे कि भाई इस पेज नंबर पे मेरे ये वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे यहां पर दिक्कत है ना, यही करोगे ना। तो इससे क्या हुआ, इससे आपने एक रेफरेंस दे दी कि भाई मुझे फटाफट इस पेज पे जाना है, क्योंकि आप याद कैसे रखोगे कि भाई कौन सी क्वेरी थी। सपोज आपको चैप्टर का भी पता है, चैप्टर के अंदर कौन सा क्वेश्चन था, बड़ा ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही हमने क्या करा, रिकॉर्ड करने के बाद जब समरी बनानी है, ठीक है, तो ये बात याद रखनी कि कहां समरी बनाई, किस पेज पे समरी बनी है उसकी, वो भी आपको यहां पर लिखना होता था। लेकिन अब क्योंकि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो गई है ज्यादातर जगहों पर, ठीक है, हर जगह कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, बहुत कम जहां बहुत बैकवर्ड एरियाज है वहां पर अभी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं है, तो वहां पर हमें आज भी ये लेजर फोलियो की रेलिवेंस है। बाकी आपके कोर्स के अंदर ये लेजर फोलियो कॉलम हमेशा खाली रहने वाला है, हमेशा खाली रहेगा, इसको आप यूज करेंगे ही नहीं, ठीक है, यूज होगा ही नहीं है। ओके, तो पहला दूसरा तीसरा कॉलम तैयार, अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, और हमारे 2 कॉलम है, बताओ ये 2 कॉलम गैस करो इन 2 कॉलम्स में क्या आने वाला है। मैं आपको हिंट देता हूं, ये दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट है। डेबिट क्रेडिट। हाँ शाबाश, डेबिट और क्रेडिट। समझ आ गई बात, डेबिट और क्रेडिट, ये 2 कॉलम है डेबिट और क्रेडिट, और ये दोनों हमेशा क्या रहने वाले हैं, इक्वल, है ना भाई। अच्छा, आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी, डेबिट की शॉर्ट फॉर्म होती है डीआर और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, सीआर, ठीक है। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, डेबिट में कहीं आपको डीआर दिख रहा है, क्रेडिट में तो सीआर दिख गया, नहीं पता चला ना। तो ये डेबिट नहीं, ये डेबिट होता था, ठीक है। आई थिंक ये इटैलिक वर्ड से जिनकी शॉर्ट फॉर्म तो हमने डीआर सीआर लिखनी सीख ली, लेकिन हमने उनको जब इंडिया अपनी लैंग्वेज में लिखा यहाँ पे तो डेबिट और क्रेडिट लिखा। ओके, अर्लियर इट वाज, ठीक है, कॉल्ड एज नोन एज डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो डेबिट की डीआर और क्रेडिट की सीआर यहाँ शॉर्ट फॉर्म्स आ गई, लेकिन हमारे अभी वर्ड जो है हमने वो चेंज करके डेबिट और क्रेडिट कर दिया। आपको मेरी बात समझ आई यहां पर? यस सर। ठीक है जी। अब मैं आपको आई विल टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि इस फॉर्मेट के अंदर हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन को। इससे पहले हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था, उसके अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन हो जाए उतने बड़े पेज बनाने पड़ेंगे, फॉर्मेट हमारा बढ़ता जाएगा और इतना स्पेस होता नहीं। तो इसलिए वो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच हम यूज नहीं करते कभी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। हमेशा कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, कौन सी अप्रोच यूज करते हैं, जर्नलाइजिंग। क्या यूज करते हैं, जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग, ठीक है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, उसके बारे में हम समझाएंगे। हम क्या सीख रहे हैं, याद रहे, जर्नलाइजिंग, ठीक है। और मैं आपको जर्नलाइजिंग कुछ इस तरीके से सिखाने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, मिस्टर जोशी started business with rupees 5 lakh कैश। मिस्टर जोशी ने बिजनेस शुरू करा 5 लाख रुपए कैश से। जब आप इसको जर्नलाइज करेंगे, करना शुरू करेंगे, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो इन दैट केस आपको याद रहे आपने 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, S1, S2 और S3, ठीक है। और पहला स्टेप होता है, इसका नाम है ई, दूसरा स्टेप है एन, तीसरा है आर।
फटाफट बोलो, 3 स्टेप्स क्या हो गए? ENR, फटाफट रिपीट करो मेरे पीछे, ENR. EN एंड R। NR. ठीक है, E स्टैंड फॉर इफेक्ट्स। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है वो कहां आ रहा है। तो फटाफट इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बताओ कहां कहां पड़ा। पहला इफेक्ट इसका कैश पे Cash. पड़ा, कैश बढ़ रहा है कम हो Capital. रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा और है. दूसरा इफेक्ट कैपिटल पे। ये कौन से Capital. चैप्टर में आपने सीखा? अकाउंटिंग। Accounting equation. यहाँ कहा, मैंने कहा था अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ नहीं सिखाएगा, बस आपको ये बात सिखा देगा कि किस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहां कहां पड़ रहा है ना भाई। और आज ये बात प्रूव हो गई, यहां पर एक काम आएगा आपको। ठीक है, तो आपको पता चल गया कैश बढ़ रहा है और कैपिटल बढ़ रही है, आपको इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन फटाफट समझ आ गया। इसके बाद आपने नेचर ढूंढना है, नेचर ऑफ आइटम्स। देखो यहां पे 2 आइटम्स पे इफेक्ट आया है, पहला है कैश और दूसरा है कैपिटल। अब आपने नेचर ऑफ आइटम्स पे जाना है। ठीक है, नेचर के लिए आप कहां जाएंगे? उनकी कैटेगरी। ये पूछ रहा है उनकी कैटेगरी। ये कैश जो है कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है बताओ? एसेट्स, Assets. एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी या रेवेन्यू? ये एसेट से बिलोंग करता है। Assets. ये भी हमारे लिए आसान हो गया है ना। और कैपिटल किससे बिलोंग करता है? कैपिटल तो कैपिटल से बिलोंग करता है। क्लियर है जी? समझ आया आपको यहां पर? अब हम आते हैं आर पर। इफेक्ट हो गया, नेचर हो गया, और लास्ट होता है रूल्स। क्या आपको रूल्स आते हैं? आते हैं नहीं आते? मुझे फटाफट बताओ, यहां पे एसेट बढ़ी या कम हुई? एसेट जो है, कैश एसेट है, ये बढ़ी या कम हुई? बड़ी. बढ़ी। और कैपिटल इंक्रीज हुई. बड़ी. इंक्रीज हुई। सर ये तो गलत बात हो गई। एक दोनों चीजें कैसे बढ़ सकती? क्या ऐसा हो सकता है? आप बताओ, क्या ऐसा हो सकता है दोनों ही चीजें बढ़ रही हैं? ऐसा हो सकता है ना, एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है, या ऐसा हो सकता है? फटाफट बताओ, टाइम नहीं है हमारे पास। क्या ये सही है दोनों चीजें बढ़ रही हैं? राइट और रॉन्ग? फटाफट बताइए। Wrong. अबे भाई ऐसा क्यों? सोचो, Capital decrease तुम होगी. यहाँ तुम्हारी गली के अंदर, तुम्हारे सामने तुम्हारा पड़ोसी रहता है, पड़ोसी के सामने तुम रहते हो। तुम्हारे पड़ोसी की उम्र बढ़ रही है, क्या तुम्हारी भी उम्र, तुम्हारी उम्र घटेगी या तुम्हारी भी बढ़ रही होगी? सिमिलर है बात, है ना? Yes. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थोड़ी ना भाई, कि भाई दो लोग, दो चीजें जो है बढ़ भी सकती हैं, दो चीजें कम भी हो सकती हैं, और ये अपोजिट भी हो सकता है। मैंने कहा था, मैंने कुछ ऐसा कहा था कि भाई दोनों चीजें बढ़ नहीं सकती, दोनों चीजें कम नहीं हो सकती। वो तो हो सकता है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, दोनों बढ़ रही है दोनों घट रही, कुछ भी हो सकता है। हमें वो रूल्स पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। समझ आ गई ये बात? चलो जी आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ, एसेट्स के बढ़ने का रूल क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट? Debit. डेबिट, शाबाश। और कैपिटल के बढ़ने का रूल? Credit. क्रेडिट। हो गया डेबिट क्रेडिट इक्वल। कैश को 5 लाख से डेबिट करना है और कैपिटल को 5 लाख से क्रेडिट करना है। समझ आ गई बात? क्या डेबिट और क्रेडिट इक्वल आएंगे? यस. Yes, sir. चलो जी, अब हम करते हैं जर्नल एंट्री। मान के चलते हैं ये हमारी जो डेट है ये है 1 अप्रैल 2020। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ डेट डालेंगे, सबसे पहले ईयर आएगा और हमारा ईयर होगा 2020-21। ठीक है, इसके बाद 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ देखिए। याद रहे डेबिट क्या हो रहा है, कौन सी चीज डेबिट हो रही है? कैश। Yes. हाँ, तो क्या जो चीज डेबिट हो रही है वो उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? कैश डेबिट हो रहा है तो कैश को हम डेबिट करेंगे, और जो चीज डेबिट हो रही होती है उसके आगे हम डेबिट का शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं कि भाई कैश डेबिट हो रहा है। क्लियर है? Yes, और sir. याद रहे कैश के आगे एक और चीज आ जाएगी, अकाउंट। हमारी जितनी भी आइटम्स हैं सबके अपने अपने अलग अलग अकाउंट हैं, तो कैश का भी अपना एक अकाउंट बन गया। क्लियर है? Yes, sir. 100 चीजें 100 अकाउंट, 200 चीजें 200 अकाउंट, 300 चीजें 300 अकाउंट। अभी कैश की बात कर रहे हैं तो कैश अकाउंट। ओके, कैश को हमने डेबिट करा, कितने अमाउंट से? डेबिट कॉलम में लिखूं क्रेडिट कॉलम में? डेबिट Debit. कॉलम में। क्लियर है?
ठीक है जी। Yes, sir. अब मुझे आप ये बताओ क्रेडिट कौन सी चीज हो रही है, कैपिटल। Yes. तो थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करते हुए राइट साइड में आप सबसे पहले लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2, और उस आइटम का नाम लिखेंगे जो क्रेडिट हो रही है, और यहाँ पे क्रेडिट होने वाली आइटम का नाम क्या है, Capital. कैपिटल। तो कैपिटल के आगे क्या लिखेंगे आप, अकाउंट। क्लियर है ये बात। Yes, sir. और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे 5 लाख रुपए आप डाल देंगे। तो बड़ी आसान सी एंट्री हो गई, जो आइटम डेबिट हो रही है उसको ऊपर लिख के कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, फटाफट बोलिए मेरे पीछे पीछे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। Capital account. हाँ, वेरी गुड। ठीक है, वन मोर टाइम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। Capital account. ठीक है, Yes. आधे ही बोलना बेटा, आधी रोटी खाते हो तुम। है अब देखिए, एक अकाउंटेंट को अगर आप ये एंट्री दिखाओगे तो ये समझ आ जाएगा, लेकिन आप घर पे अगर सपोज छोटे भाई को ये एंट्री दिखा रहे हो, या मम्मी पापा को जिनको अकाउंट्स नहीं आता उनको ये एंट्री दिखा रहे हो, तो घबरा जाएंगे, ये क्या सीख रहा है बेटा। क्योंकि मैंने आपको कहा था अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, बताया था ना। Yes, ये लैंग्वेज किसकी लैंग्वेज है, accounting. Accountants. अकाउंटेंट्स की। तो बिना अकाउंटेंट वाले लोगों को तो समझ आएगा नहीं। अब एक बात बताओ, आपने किसको समझाना है, जिसको अकाउंटिंग आती है, जिसको नहीं आती उसको भी समझ आए। आप तो यही चाहोगे ना सबको समझ आए। तो इन दैट केस, ठीक है, हम नरेट करते हैं इस एंट्री को। क्या करते हैं, नरेट करते हैं। नरेट मतलब समझ आता है ना, बताना, जैसे स्टोरी को बताया जाता है। तो अब इस एंट्री को हम नरेट करेंगे और क्या लिखेंगे, सबसे पहले वर्ड आएगा बीइंग। क्या आएगा, बीइंग। ठीक है, और अब जो हुआ उसको लिख दो, जैसे कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। समझ आइए आपको ये बात, यही हुआ, कुछ और हुआ है, यही हुआ है ना। बस ये हमारी एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। आप कहोगे सर इतना टाइम लग गया, बेटा अभी सीख रहे हैं इसलिए इसमें इतना टाइम लग गया। अब देखो मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जा रहा हूं, आप समझना। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को। लेट से चलो मार्केट चल रहे हैं, क्या आप लोग मेरे साथ मार्केट जाना चाहोगे, फटाफट बताओ, बताओ भाई, चले मार्केट। Yes, sir. वैसे तो लॉकडाउन है। यस सर, क्या बेटा कहीं नहीं जाना, घर बैठो। यस सर। ठीक है, चलो हम तीनों मार्केट चलते हैं। ठीक है, मैं हूं ऑनर और तुम मेरे हो एम्प्लॉय। ठीक है, मैं सब कुछ अपने एम्प्लॉय से पूछ के करता हूँ। ठीक है, हम लोग दोस्त हैं। अब क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ मार्केट गया। ठीक है, मार्केट से मैं फर्नीचर लेकर आया अपनी दुकान के लिए। फर्नीचर परचेज करा मैंने फॉर 50,000। कितने का, 50,000 का। अब ये ट्रांजेक्शन है, इसको हमें रिकॉर्ड करना है। कितने स्टेप्स होते हैं, स्टेप नंबर 1, 2 और 3। याद रहे ये सिर्फ अभी के लिए है कि मैं आपको तीनों स्टेप करके दिखाऊंगा, ये वर्किंग्स है हमारी। ठीक है, ये हम वर्किंग्स करें ताकि आपकी कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग रहे। पहला स्टेप होता है इफेक्ट, दूसरा क्या होता है नेचर, और तीसरा रूल्स। अब देखिए, जब आप मार्केट से फर्नीचर खरीदोगे तो इफेक्ट कहां कहां आएगा, पहला इफेक्ट आएगा फर्नीचर पे, और दूसरा इफेक्ट किस पर आएगा, कैश पे। फर्नीचर बढ़ेगा और कैश घटेगा। फिर जाते हैं हम इनके नेचर पे। फर्नीचर का नेचर क्या है, वो एसेट है, और कैश का नेचर क्या है, वो भी एसेट है। Asset है. अब एसेट के रूल्स की बात करो, एक एसेट बढ़ रही है तो वो डेबिट होगी, और जो एसेट कम हो रही है वो Debit. क्रेडिट हो जाएगी। डेबिट वाली एसेट चीज ऊपर और क्रेडिट वाली नीचे। अब देखिए फटाफट, फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। अब देखिए 2 अप्रैल को एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, जर्नल में एंट्री करेंगे हम, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, डेबिट, यहां डेबिट आ जाएगा। 2 क्रेडिट वाली आइटम से पहले 2, और थोड़ा राइट में आप देख रहे हो ना मैं कितना, ये लेफ्ट में दिख रहा है और ये राइट में अलग अलग दिख रहा है, 2 कैश अकाउंट। और यहाँ पे आ जाएगा फर्नीचर के आगे डेबिट में 50,000 और कैश के आगे क्रेडिट में 50,000। पहले जब कैश बढ़ रहा था तो वो डेबिट हुआ, और अब कम हो गया तो क्या हो गया, वो क्रेडिट हो गया। Credit. अब इसको नरेट करेंगे, बीइंग